बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये चैप्टर नंबर 6 है, मोटिव्स एंड इमोशन। ये लास्ट कोई दो एक टॉपिक आपके रह गए थे, कुछ थ्योरीज थी, उनको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। और बाकी एक चैप्टर फिर इसके बाद जो है वो पर्सनैलिटी वाला रह जाएगा। कुछ आपको मैम पढ़ा के गई हुई हैं, ठीक है जी, तो उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट्स होंगे वो मैं इस तरह आपको अपलोड कर दूँगा लेक्चर्स बना के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है मोटिव्स, ठीक है जी। तो मोटिव्स जो हैं वो उसको हम अगर रिकॉल करें तो ये लैटिन वर्ड है, ठीक है जी। इसका मतलब होता है कि मूव ऑन करना, लाइफ के अंदर मूविंग चीज़ों। आप देखें, आप लाइफ में मूव करते रहते हैं। बेसिकली ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। और ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके फिज़िकल वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है जी। फिजियोलॉजिकली आप जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक्चुअली ये जो मोटिव्स हैं आपके जीन्स से आते हैं, ठीक है जी। अगर हम लोग जेनेटिक मेकअप को देखें, ठीक है, जेनेटिक कोड्स हैं जैसे, ठीक है जी, उनसे आते हैं। लेट्स सपोज हमारी स्टार्टिंग कोडान AUG होती है, ठीक है जी, और इस तरह स्टॉपिंग कोडान वगैरह होती हैं, UAA है, इस तरह UGA है। और आगे हमारा नेक्स्ट पावर प्रोसेसर जो है वो क्या है, ब्रेन है। ये जो जीन्स हैं इन्हीं में आपके बिहेवियर भी होते हैं, और वही जो आपकी थॉट्स हैं या जो भी आपके मोटिव्स हैं ये इन्हीं से ही जो है वो क्या है आगे शेप अप होते हैं। लेट्स सपोज एक ऐसा ख़ानदान है जो कि कह सकते हैं कि उनकी जीन्स या के अंदर जो है वो क्या है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो नेक्स्ट फॉर जनरेशन टू जनरेशन वो आप देखेंगे वो चलता चला जाएगा। इसके बाद अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन की जानिब बढ़ा जाए तो मोटिव इज़ समथिंग दैट कॉज अस टू डू और टू एक्ट और टू बिहेव टू रीच अ गोल, ठीक है जी। मोटिव एक वो आप कह सकते हैं कि एक ज़िंदगी में आपने कोई एम ऑफ लाइफ रखा होता है, तो दैट्स एक्चुअली द मोटिव। अब लेट्स सपोज आप इस वक्त BS के अंदर हैं, तो आपका डेफिनेटली गोल होगा कि आपने क्या बनना है लाइफ के अंदर, क्या करना है, ठीक है जी। तो मोटिव एक समथिंग आप ऐसे कह सकते हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप जो है वो ज़िंदगी के अंदर जो है कोई काम करते हैं, ठीक है जी। अब इंसेंटिव वैल्यू अगर देखी जाए तो अब अपना गोल रखते हैं, आप यहाँ आए हैं BS करने के लिए, तो BS करना आपका एक मोटिव है, ठीक है। तो वो गोल जो होता है दैट इज़ बियॉन्ड दैट वेरिएबिलिटी। अब आपको अपील करता है वो, अगर आपके पास एबिलिटी है तब भी, अगर नहीं है तब भी, ठीक है जी। आपको फिल करना होता है उसको, ठीक है जी, जो भी ज़रूरत है। अब आप देख लें इसमें डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है जी। तो अब लेट्स सपोज हमने साइकोलॉजी के अंदर अगर देखें तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हम एग्जांपल्स देखते रहे। वो डॉग वाली एग्जांपल थी पावलोव की, ठीक है जी। तो वो उसको कोई आगे रिवार्ड नज़र आ रहा होता था। तो डेफिनेटली ये जो भी लाइफ में हम काम करते हैं उसके पीछे बिहाइंड द सीन एक मोटिवेशन होती है, दैट इज़ एक्चुअली यू नो सम सॉर्ट ऑफ मोटिव्स बिहाइंड आवर एनीथिंग। अगर हम इस सारे को देखा जाए, ये आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है जी, तो हमारी बेसिक क्या होती है, नीड होती है, और नीड के ज़रिए ड्राइव चलती है और फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आइसक्रीम है या आई इंसेंटिव है, ठीक है जी, हमारा ये गोल क्या होगा, आई इंसेंटिव होगा। जबकि अगर हम एक गाजर पड़ी हुई है तो वो हमारी भूख लगी हुई है तो आप खा सकते हैं, ड्राइव्स आपके अंदर मोटिवेशन की चलेंगी। बहरहाल आप उस पर इतना अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि टिंडे पके हुए हों, ठीक है जी, या कद्दू बने हुए हों, या इस तरह मतलब कोई सब्ज़ी बनी हुई हो जो आपको पसंद नहीं है, शलजम बने हुए हों, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको आप मुँह बना लेते हैं, लेकिन आप खा लेते हैं। वो दैट इज़ एक्चुअली लो इंसेंटिव गोल, ठीक है जी। सारे का सारा जो हमने पहली बात की बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो हमारे ब्रेन का जो मेजर पोर्शन है हाइपोथैलेमस, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ज़रिए जो है वो सारे मोटिव्स हमारे चलते हैं और हम उनके ऊपर जो है वो एक्ट अपॉन करते हैं। अब जो हमारा बेसिक आर्टिकल है वो क्या है, हमने थ्योरीज़ पढ़नी है, ठीक है जी। तो उन थ्योरीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले जेम्स लैंज की थ्योरी है, ठीक है जी, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है जी। और इसमें आपकी इमोशंस जो होते हैं वो फीलिंग्स वाले, वो सारी इसकी समरी साथ लिखी हुई है। कैनन बर्ड की भी दी हुई है, आगे फिर स्ट्रैचर की है। तो ये जो है वो आपने, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको अब बिल्कुल थ्योरी याद नहीं हो रही तो काइंडली ये याद करके जाइएगा पेपर में, आपको इंशाल्लाह आपको हेल्प हो जाएगी। ये जो टेबल है इसके एंड में समरी दी हुई है, इसी के गिर्द कहानी जो है वो सारी घूम होती है इनकी, ठीक है जी। ये कुछ हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इमोशंस हैं, ठीक है जी। और जब आप
थ्रेटन फील करते हैं तो आप में एंजाइटी आती है। लेट्स सपोज आप समटाइम्स आप जो है कोई डिज़ायर गोल अचीव कर लेते तो इमोशन जो है वो हैप्पी होता है। अब एक कोई बंदा जो आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत से नवाजता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, आपको भी उससे लव होता है। ठीक है जी, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं ये जो आपने देख लेनी है। बहरहाल हमारा जो बेसिक आर्टिकल है वो दैट इज़ एक्चुअली कैनन बर्ड थ्योरी। ठीक है जी, जो हम लास्ट हम पढ़ रहे थे और उसके बाद जो है वो पढ़ाई का जो सिलसिला था वो डेफिनेटली बीच में आपके स्पोर्ट्स डे की वजह से उसको गैप वगैरह जो है वो आया है। अब हम कैनन बर्ड की जो थ्योरी ऑफ इमोशन है उसको अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो जेम्स की थ्योरी थी लास्ट टाइम इमोशन की, वो उसके सेवरल ग्राउंड्स थे। ठीक है जी, तो बहरहाल अब कैनन ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक बात की है। वो ये कहता है कि जो पीपल होते हैं वो हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं फिज़िकली। ठीक है जी, और फिर जब आप उसको फिज़िकली किसी चीज़ को इंटैक्ट होते हैं तो उसके बाद आपका फिजियोलॉजी का एक रिस्पॉन्स आता है और उससे आपके पास क्या होते हैं, इमोशंस जो हैं वो डेफिनेटली ड्राइव होते हैं। ठीक है जी, अब इनको अगर देखा जाए तो लेट्स सपोज आप अगर कहीं पे रेस लगा रहे हैं, ठीक है जी, तो आप जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक टाइम आता है कि आपको थोड़े बहुत तो फील्स आना शुरू हो जाता है, आप कांपना शुरू हो जाता है एक्सेसिव एक्सरसाइज जब करते हैं लेट्स सपोज। तो ये एक्चुअली क्या है, आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है जी, तो ये जो कैनन बर्ड की थ्योरी है एक्चुअली दैट इज़ डिपेंड अपॉन योर हाइपोथैलेमिक कंडीशंस। ठीक है जी, जो हम इमोशन फील करते हैं और हमारा ओवरऑल क्या होता है एक्सपीरियंस उस दौरान और होता है। अब एक्सरसाइज करते हुए आपको एक्सपीरियंस क्या होगा, स्वेट ग्लैंड्स आपके डेफिनेटली जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, आप ट्रैम्बल करेंगे और आपके अंदर जो मसल्स हैं लेट्स सपोज उनके अंदर जो है वो डेफिनेटली क्या आएगी, आपके पास कोई ना कोई तो डेफिनेटली थकावट महसूस होती है। कैनन जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है जी, और उसने कंक्लूड किया है कि बॉडी एरोजल जितने भी हैं वो हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उन दोनों के साथ जो है जुड़े हुए हैं। अब आपने इसका जो इंट्रो है उसमें ये दो हाईलाइटेड पॉइंट हैं आपके, यानी कि जो बॉडी के अंदर एरोजल आते हैं वो हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस ये दोनों यकलख्त एक साथ सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ, जैसे लेट्स सपोज से रेस के अंदर हम एक साथ भागते हैं दो बच्चे जब भी स्पोर्ट्स होता है या कुछ इस तरह, तो सिमल्टेनियसली है। डेफिनेशन को अगर हम इधर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैनन बर्ड जो है वो अर्ज करता है हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल एरोजल है और इमोशंस हैं वो सेम टाइम पे होते हैं, बट गिव्स नो अटेंशन टू द रोल ऑफ थॉट्स और आउटवर्ड बिहेवियर। ठीक है जी, तो हमें जो आउटवर्ड बिहेवियर है या आउटवर्ड जो इन्वायरमेंट है उस पर हमारा कोई ख़ास रोल नहीं होता। कैनन बर्ड ये कहता है कोई भी इवेंट है उसके ऊपर अगर हम आप लोग देखते हैं तो एक अरोजल होता है और एक क्या होते हैं हमारे इमोशंस होते हैं। और इमोशंस अब मैंने आपको पढ़ाते हुए उस टाइम पे एक बात बताई थी कि लेट्स सपोज आप शादी के घर पे जाएंगे, शादी है तो आप वहाँ पे जाके रोएंगे तो नहीं, दाड़े मारेंगे या वो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर फौत की है तो आप वहाँ पे हंसी मजाक करें और जो है वो एक दूसरे को जूते मारेंगे लेट्स सपोज। ठीक है जी, या कोई इस तरह की बातें करेंगे तो फिर क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका रोल होता है ना। अब फौतगी वाले घर जाएंगे तो रोना आएगा आपको, शादी पे जाते हैं तो आपको चेहरे पे स्माइल आती है, तो दैट्स एक्चुअली रोजल जो है वो इमोशन जो है वो आपके साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ पे आगे कैनन बर्ड जो है वो उसका वो कहता है कि हमारे पास रिस्पॉन्स जो भी इमोशनल रिस्पॉन्स जो भी है, ठीक है जी, वो काफ़ी क्विकली जो है वो आता है फिज़िकल स्टेट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो। ठीक है जी, और क्विकली आप फिजियोलॉजिकल स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। अब लेट्स सपोज डेंजर है तो उसमें आप क्या करते हैं, आप कांपते हैं, आप अफ्रेड होते हैं। ठीक है जी, आपके हाथ कांपते हैं, आप ट्रैम्बलिंग शुरू कर देते हैं। आगे अगर हम देखा जाए इसको, ठीक है जी, तो राउंड अबाउट हमारे पास 1930 के अंदर जो है वो क्या है, इसने एक थ्योरी प्रपोज की है, उसका रिज़ल्ट जो था वो सारे का सारा उसने कहा कि ये जो आपके पास इमोशंस हैं, ठीक है जी, जो रोजल हैं इमोशंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास बेसिक जो हमारा ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये वाला जो है ये इसकी वजह से जो है वो होते हैं। ठीक है जी, तो ये इसको क्या करता है, रिस्पॉन्ड आउट करता है। ठीक है जी और जो थैलेमस का जो ब्रेन है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात हुई है कि लेट्स सपोज सबसे पहले क्या आता है, चेंज आता है। चेंज के बाद हमारे पास क्या होता है,
चेंज के बाद हमारे रिसेप्टर्स उसको क्या करते हैं, परसेप्ट करते हैं, ठीक है जी, या परसीव करते हैं। वो परसीव के बाद हमारे पास स्टिमुलस बनता है, और स्टिमुलस जो है उसको हमारा दिमाग जो सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह हैं वो उसको दिमाग में एसोसिएटिव के साथ लेके जाती हैं, और हाइपोथैलेमस उनको रिस्पॉन्ड आउट करता है। और उसके बाद हमारा जो डेफिनेटली ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो उसको जब रिस्पॉन्स करता है तो दैट्स एक्चुअली समथिंग इमोशन, ठीक है जी। वहाँ से इमोशंस जो है वो राइज अप होते हैं। कुछ बंदे अपने नर्वस सिस्टम के बड़े महान होते हैं, उसको कंट्रोल आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कुछ बंदों को बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस के अंदर भी ढूंढना नहीं आता, और कुछ छोटी छोटी बातों पे, तो दैट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फिज़िकली जो भी चीज़ होती है और फिजियोलॉजिकली ये दोनों एक टाइम पे होती हैं, ठीक है। तो आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आपका डेफिनेटली फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, तो एक बच्ची जो दूसरी को मारती है तो ये क्या हुआ, फिजिकल हुआ ना, तो फिजिकल के साथ फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा, उसका फिर फंक्शन डेफिनेटली बदल, वो एक चप्पड़ मारेगा वैसे रख के, ठीक है जी। तो ये दोनों वो कहता है एक टाइम पे होते हैं। थैलेमस जो होता है वो सेंड करता है सारे का सारा हाइपोथैलेमस के अंदर, जब वो सारी चीज़ें आती हैं तो ब्रेन उसके ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। अब हाइपोथैलेमस का भी जो बेसिक पोर्शन है वो एमिग्डाला है, ठीक है जी, वो उसके अंदर रिस्पॉन्ड आउट करता है। अगर हम देखें इसको तो ये टेम्पोरल लोब के अंदर मौजूद होता है, ठीक है जी, ये अपने याद रखना है। और इसके अंदर जो है वो क्या है, 13 न्यूक्लियाई होते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो आपके पास जितने भी आप कह सकते हैं बॉडी वाइज या जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उनको शेप आउट करता है, ठीक है जी। आगे अगर थैलेमस को, हाइपोथैलेमस है या थैलेमस है, ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसको अगर देखा जाए तो ये ग्रे मैटर आपको ब्रेन का कहा जाता है, ठीक है जी। ये सेंटर ऑफ ब्रेन के अंदर ये राउंड बोर्ड मौजूद होता है अबव द मिड और सेंटर, ये आपको सेंटर नहीं नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो एक एक्सपीरियंसेस उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे थैलेमस का इन्होंने 2-3 और बातें भी बुक के ऊपर मेंशन की हुई हैं कि ये ट्रांसमिट करता है एमिग्डाला को, ठीक है जी। और एमिग्डाला जो है वो क्या है, स्मॉल है, ओवल शेप स्ट्रक्चर है, वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन योर इमोशंस एंड ऑल दैट, वेरी प्रोसेसिंग, मसल टेंशन जो भी है, शेकिंग है, स्वेटिंग है, व्हाट्सएवर, ठीक है जी। सबसे पहला बेटा यहाँ पे ना ये जो आपके पास एग्जांपल दी हुई है दैट इज़ एक्चुअली ऑफ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है जी। अब इसको अब देखते हैं, जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है उसको अगर देखा जाए तो वो कहता है कि आपके पास सबसे पहले है कि आपकी एक कार है, ठीक है जी, और आप फुट स्टेप्स के ऊपर गैराज में वो खड़ी है कहीं पे, ठीक है जी, बहुत ही अंधेरा है, तो आप जा रहे हैं, तो फुट स्टेप्स के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ से चलते चलते थोड़ा दूर है पार्किंग जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो आपको महसूस होने लग जाएगा कि शायद कुछ पीछे चीज़ आ रही है, ठीक है जी। फीलिंग ऑफ फियर आपके पास आना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से कार के पास पहुँचें, क्योंकि आपके जो फुट स्टेप्स हैं वो आपको ऐसे लगेगा कि शायद कोई पीछे आपके आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका हार्ट जो है वो फास्ट ब्रीदिंग शुरू कर देगा, ठीक है जी, धड़केगा। और ये क्या है, बेसिकली एट दैट टाइम एज दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर यू मे आल्सो एक्सपीरियंस इमोशन ऑफ फियर। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, फियर आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप खरामा में चलते जा रहे हैं और आपको डर आप नहीं महसूस कर रहे, ठीक है, कोई चीज़ भी होती है उसको आप जितना महसूस करते हैं उतनी आपको जो है लगती है, ठीक है। तो दैट्स एक्चुअली ऑफ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस जो आपको होता है, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि आपको अगर नर्वस सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखें। हर चीज़ के ऊपर फ़ौरन से ना रिएक्ट करना जो है ना वो कोई हल नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें जी, साइट ऑफ इनकमिंग कार, इसके ऊपर आपको क्या होता है, आप परसेप्शन करते हैं किसी भी स्टिमुलस के ऊपर। तो जेम्स लेंज की जो थ्योरी थी उसमें आपके पास अरोजल आता है, और वहाँ से आप क्या करते हैं, आपको इमोशंस जो हैं वो आपके फियर वाले आ जाते हैं, ठीक है जी। दैट्स एक्चुअली अकॉर्डिंग टू जेम्स लेंज। आगे कैनन बर्ड की जो थ्योरी है अगर उसको देखा जाए तो वो कहता है कि हमारे पास पोन्डिंग हार्ट के अंदर क्या आता है, एक अरोजल आता है, और डेफिनेटली आपके पास फिर क्या आ जाता है, फियर वाला जो इमोशन है वो आपके ऊपर आता है कि यार आगे से गाड़ी आ रही है। मैंने आपको एक दफ़ा पता नहीं बात सुनाई हुई क्लास में कि एक पुराने ज़माने में एक बुढ़िया थी, उनको ना वो आगे बैठा लिया उन्होंने कार के अंदर,
वो कहने लगी जब कोई आगे से गाड़ी आती तो वो कहती हाय बच्चा ये तुम ही से जी बचा के दा, ठीक है, तुम ही थे जिसने इसको गाड़ी को बचा लिया है। तो पता नहीं कौन कॉल कर रहा है इस टाइम पे, अननोन सा नंबर है। चले तो यहाँ पे भी तुम ही थे जिसने इसको बचा लिया गाड़ी को। वो 2-3 दफ़ा उसने ऐसे किया, आगे एक ट्रक ट्राला आ गया तो फिर उसने इसी तरह, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि उसने कहा, उसने साइड पे गाड़ी रोक दी और उसने बोला कि भाई वैसे तो गाड़ी शायद लगे ना लगी है, बुढ़ी लवासी है, ठीक है, उसी एक्सीडेंट। तो ये चीज़ है, सही है। तो आप जो है वो जो भी आपके पास अरोजल होता है, ठीक है, अब जो बुढ़िया थी वो चूँकि पहले बैठी नहीं थी तो उनमें क्या था, इमोशन जो था वो फियर का हाई पीक के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं जी। अब ये जो थ्योरी है ज्यूम करती है आपके पास इमोशनल स्टेट्स, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, और ये वो कहता है कि इंडिपेंडेंटली ये वर्क करते हैं, और लेकिन नर्व इम्पल्स जो इनके ऊपर आके ट्रिगर करती है वो बेहक वक्त होती है, ठीक है जी। अगर नर्व इम्पल्स को देखा जाए, बेटा आपके पास मैंने आपको पढ़ाया था ये, हाँ ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, मैम ने नहीं पढ़ाया था, ये एक्सोन, ठीक है जी। उसके बाद सेल बॉडी होती है और डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है। तो डेंड्राइट्स जब ये क्या नाम है, सेल बॉडीज़ बहुत सी इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पे क्या बनती हैं, नर्व्स बनती हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो वहाँ पे नर्व्स इकट्ठी, जब सेल बॉडीज़ इकट्ठी होती हैं तो क्या होता है, नर्व्स बनती हैं। अब कैनन बर्ड जो है वो हमारे पास क्या करता है, व्यू करता है एक्सपीरियंसेस को। वो कहता है कि व्हेन वी व्यू दैट वेरी एक्सपीरियंस इमोशन नॉर्मली बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स एंड इमोशंस अकर सेपरेटली, ठीक है जी। तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या आते हैं, अरोजल्स आ जाते हैं। अब ये जो इसकी ओवरऑल थ्योरी थी, इसमें आगे आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पे जनाब न्यू जॉब के ऊपर बात कर रहे हैं। तो न्यू जॉब के ऊपर अगर देखा जाए तो वो कहता है कि इमेजिन करें आप न्यू जॉब के ऊपर जा रहे हैं, जो नेक्स्ट आपकी बुक के ऊपर पैराग्राफ है, ठीक है। तो उसमें यू विल बी हैविंग अ मीटिंग, ठीक है जी। तो आप उस टाइम पे क्या होगा, आपके पास 2 चीज़ें होनी हैं, आपने बुक से याद करनी है, 4 बातें इस पैराग्राफ की याद करनी, ठीक है, कि आप सबसे पहले स्ट्रेस आपको होगी, डेफिनेटली आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यू विल बी हैविंग अ मीटिंग, आप कहेंगे यार एमडी के साथ मीटिंग होनी है आज, हैं जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रिंसिपल व्हाट्सएवर जो हायरिंग है, एचआर है। तो आप फिज़िकली और इमोशनली आपके ऊपर एक स्ट्रेस के साइंस होंगे, ठीक है जी, जब भी आप न्यू जॉब करेंगे। तो ये जो स्ट्रेस है और ये जो आपके पास इमोशंस हैं, ये सारे सिमिल्टेनियसली आएंगे। आगे उन्होंने एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल दी हुई है, डेट का एक क्या नाम है, क्या उसे कहते हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है। वो कहता है जब आप कहीं पे डेट पे किसी के साथ जाते हैं तो टाइम स्पेंड करना होता है आपने, ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस करते हैं फिज़िकल और इमोशनल रिस्पॉन्सेज, ठीक है जी। तो अब डेफिनेटली फिज़िकल और इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, आपकी हैप्पीनेस होती है, डेफिनेटली आप कहीं पे किसी के साथ इस तरह से जाते हैं तो, ठीक है जी। बहरहाल अब हम इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक स्लाइड है, ठीक है जी। बहरहाल आपकी बुक के ऊपर ये नहीं है, आप करना चाहें तो वेल एंड गुड। कैनन बर्ड जो है वो थ्योरी सीम्स टू हैव बीन एक्यूरेट इन इट्स रिजेक्शन, ठीक है जी। जो जेम्स लैंज की थ्योरी थी, दैट फिजियोलॉजिकल अरोजल अलोन अकाउंट्स फॉर इमोशन, ठीक है जी। तो इस वजह से उसने कहा कि फिजियोलॉजिकल ही नहीं है बल्कि क्या है आपके पास, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल एज वेल। तो इट अंडरस्टैंड्स दैट द हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन इमोशंस एंड नॉट दैट वेरी थैलेमस। इसने जो बात सारी की है वो अगर आप देखें तो थैलेमस के ऊपर ही बात मुकाई हुई है। उसने कहा कि हाइपोथैलेमस करता है और साथ ही लिम्बिक सिस्टम जो है वो। आगे हमारे पास सिंगर्स की थ्योरी है, ठीक है, 1962 के अंदर इसने दी थी, ठीक है, स्टैनले सिंजर, ठीक है जी। वो फर्स्ट था जिसने फोकस किया था रोल ऑफ कॉग्निशन, ठीक है जी, और उसने कहा कॉग्निशन के ज़रिए इमोशंस जो हैं वो होते हैं। तो आपने 2 बातें इसमें याद रखनी है कि कॉग्निशन के ज़रिए इमोशन जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं और ऑब्जर्वेशंस भी उसमें होती हैं, और हमारे इन्वायरमेंट का भी जो है वो बहुत बड़ा उसके अंदर जो है वो रोल होता है, ठीक है जी। वो कहता है अकॉर्डिंग विद दिस थ्योरी एन इवेंट कॉज फिजियोलॉजिकल अरोजल फर्स्ट, ठीक है। इसमें पहले क्या होता है, सबसे पहले ये आपको अरोजल आता है। who must have that identification or reason for arousal and then your level experience and then the art of emotion। वो कहता है पहले इवेंट कोई होता है, फिर चेंज आता है, फिर अरोजल आता है, ठीक है जी। आप जैसे कोई चेक करूँगा सांप आ जाए, आप क्या कहेंगे, हाँ ये क्या हो गया,
ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है, रीज़न तो सांप है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर गर्ल्स अक्सर रोना दौड़ना शुरू कर देंगे, और अगर बॉयज़ होंगे तो वो क्या होगा, जा सौटी चाँद, ठीक है। और वहाँ से कोई फिर आप स्टिक लेके आ जाएंगे और इमोशन जो है वो सारे सीधे कर देंगे। बहरहाल अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, इसमें दो चीज़ें हैं, दो की इसकी कंपोनेंट्स हैं, एक अरोजल है और दूसरा क्या है, कॉग्निटिव लेवल है। तो आपके पास फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के बाद आते हैं जो इमोशन आपके पास आता है। 1960 के अंदर कॉग्निशन की जो रेवोल्यूशन हुई है, ठीक है जी, उसमें उन्होंने दो फैक्टर्स बयान किए हैं, ठीक है जी। उसमें उन्होंने कहा है कि फिजिकल अरोजल प्लेड अ प्राइमरी रोल इन इमोशंस, ठीक है जी। तो उसमें वाइड वैरायटी है, और वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि अरोजल हुआ तो अरोजल की वजह से ही सारा कुछ हुआ है, बल्कि क्या होता है, अलोन अरोजल कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन रिस्पॉन्सेस, ठीक है जी। और उसके बाद वो कहता है, लेट्स सपोज आपके सामने एक स्ट्रेंजर आदमी खड़ा हो जाए, ठीक है जी, स्ट्रेंजर मैन सडनली केम्स, ठीक है जी। तो आपके पास रोड ऑफ ट्री, आप कहीं से जंगल से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसे स्ट्रेंजर आ जाता है सामने, तो उसके मुताबिक जो है वो आपके पास कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। इस थ्योरी के बेसिक दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहला क्या होगा, व्हाट आई सी, ठीक है, आई सी अ स्ट्रेंजर मैन टूवर्ड्स मी। आप किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे कि यार बड़ा ही खौफनाक बंदा है सामने, नंबर वन। आगे क्या है, उसको देख के जनाब मेरा तो दिल धक धक करने, माई हार्ट स्टार्ट रेसिंग, ठीक है। थर्ड आप बात उसको ये बताएंगे कि जो हार्ट बीट है वो डर की वजह से थी। वो पूछेगा यार डरने की इसमें क्या बात है, यार डर लग गया मुझे, ठीक है। फोर्थ आप क्या कहेंगे, आई एम फ्राइटेंड, मैं खौफजदा हो गई थी, ठीक है। तो बहरहाल जो इसने दो बातें बताई हुई हैं वो क्या है, जो मेजर फैक्टर हैं अकॉर्डिंग टू दिस वेरी थिंग, दो मेजर फैक्टर्स हैं। ए इज़ अ कॉग्निटिव लेवल, ठीक है जी, और सेकंड इज़ ए इज़ अ फिजिकल अरोजल, और सेकंड इज़ कॉग्निटिव लेवल। और फिजिकल अरोजल जो है उसमें आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होना और उसकी ट्रेमलिंग होना, और सेकंड जो आपके पास है कॉग्निटिव लेवल, उसमें आपके पास फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे फियर पर डर जाना, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट वो कहता है कि जो भी इन्वायरमेंट है जहाँ से आप गुजर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा सख्त किस्म का वो जो है ना उसके ऊपर कोई कह सकते हैं इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर भी यही है, और ये मैंने जो डाली है स्लाइड इस पर भी है, वो कहते हैं कि आप किसी डार्क एरिया से गुजर रहे हों अगर लेट्स सपोज, ठीक है जी, तो रात के वक्त, तो आपको फुट स्टेप्स बिहाइंड द सीन आपको ऐसे लगेगा यार मेरे पीछे है कोई, तो आप ट्रैम्बल करना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपका हार्ट फास्ट होगा, और उसके ऊपर अरोजल आपके पास आएगा कि यार कोई ना कोई है, चूँकि अंधेरा है। वहीं से आप दिन को गुजरेंगे, आपको उस टाइम पे कुछ नहीं होगा, और आप अल्टीमेट जो है आपका बिहेवियर डेंजरस हो जाएगा, ठीक है जी, और आपके अंदर क्या आ जाएगा, फियर आ जाएगा। ये दो बातें इसमें याद रखनी है बस कि आप कहीं से गुजर रहे थे, तो आपको क्या हुआ, आपने डेफिनेटली अब थोड़े आपका दिल थोड़ा तेज़ धड़का जो ही, तो आप भागना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद क्या है, आप ख़तरा महसूस करते हुए फियर जो है वो आपकी ऐसे मतलब अरोजल होगा उसका, ठीक है जी। जल्दी जल्दी करते हैं। अब टू फैक्टर थ्योरीज जो हैं इसके, ठीक है जी, वो फैक्टर्स अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक वो कहता है फिजियोलॉजिकल अरोजल एज वेल एज कॉग्निटिव, ठीक है जी, ये दो हम पढ़ चुके हैं। अरोजल जो फर्स्टली आपके पास आता है वो नेचर है, और स्टैनले इसके मुताबिक जो है वो एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन इज़ द जॉइंट इफेक्ट, ठीक है जी। जो आप इमोशन आता है ना आपको, वो एक्चुअली ऐसे नहीं होता, वो जॉइंट इफेक्ट होता है फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव का, एज बोथ पार्ट्स आर नेसेसरी फॉर इमोशन टू अकर, ठीक है जी। सपोज कोई बंदा होता है तो वो कोई बात करता है वो रोना शुरू कर, तो वो बाद में फिर बंदे उसको कह रहे होते हैं कि यार ये ऐसा नहीं है कि फ़लाँ इंतहाई कदम उसने फ़लाँ चीज़ के ऊपर उठाया है, तो अक्सर औकात हमारे यहाँ ये बात है यार उसको तंग इतना किया। बिहाइंड द सीन कोई स्टोरी होती है जब भी कोई बात होती है, ठीक है, जहाँ से धुआं उठता है तो आखिरकार कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई तो चीज़ होती है। ऐसे तो नहीं धुआं उठता ना, आग लगती है तो धुआं उठता है, तो ऐसे ही है। इसके बाद अगर आप इसको देखें, ठीक है जी, आप डर महसूस करते हैं और अल्टीमेट आप चाहेंगे कि कोई आपके साथ होता तो यार ऐसे ना होता, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो सिंगर की जो थ्योरी है 1962 के अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है जी, इसके मुताबिक अगर आप लोग देख रहे हों, ठीक है जी, तो इसके मुताबिक
टू फैक्टर थ्योरी जो आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, उसने क्या किया बेटा, एक टेस्ट किया है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप 181 पे पेज पे आ जाएं तो उसमें एक टेस्ट किया है, ठीक है जी। उस टेस्ट के मुताबिक 184 मेल उसने पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, ठीक है जी। और जनाब उसने क्या किया कि एक ना कोई इंजेक्शन लिया और वो उनको क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है जी। उसने कहा कि इससे एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से आपका जो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ट्रेम्बल करेंगे आप और आप तेज़ जो है वो आपकी सांस होगी, ठीक है जी। अब हमने एक्चुअली क्या करना है, 184 उसने ग्रुप लिया है, ठीक है जी, मेल पार्टिसिपेंट्स का। तो आधों को उसने बता दिया कि आपको जनाब टीका लगाया जाएगा और ये उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। आधों को उसने नहीं बताया, ठीक है। जिनको बताया हुआ था ना, डेफिनेटली अब आप लेट्स सपोज आपको बता दिया जाए कि ये आपको इंजेक्शन लगने वाला है, तो आप इंजेक्शन के बाद आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। अब बता दिए इसके यार साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कोविड की वैक्सीन थी तो लगाए जा रहे थे लोगों को। अब उसने उसने कहा कि ये अगर जो टीका लगेगा तो उसका क्या होगा, इफेक्ट जैसे इंजेक्शन का आई साइड के ऊपर होगा, ठीक है जी। आपका दिल भी धड़केगा, रैपिड ब्रीथिंग होगी, ये वो, ठीक है जी। उसको उन्होंने एक्चुअली टेस्ट करना था। आधे पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने बता दिया और आधों को नहीं बताया। उसके बाद क्या हुआ, उन दोनों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो कन्फिडरेटली उनको बिठा दिया एक्सपेरिमेंट के अंदर। लगाने के बाद ना क्या किया, टीका लगाने के बाद दोनों ग्रुप्स को एक साथ कर दिया। जब वो एक साथ आए, कन्फिडरेट किया उन लोगों ने, तो उसके बाद क्या हुआ कि दे स्टार्टेड फीलिंग एंग्री। वो एक तो ज़ाहिर बात है गुस्सा हुए, वो यार हमें बताया ही नहीं है कि इसकी ये साइड इफ़ेक्ट है या इस तरह उस तरह। तो उन्होंने फिर क्या किया, अब आपके पास अगर इस इंजेक्शन को देखा जाए तो वो कहता है इसको ये इफ़ेक्ट्स थे इंजेक्शन के, उन्होंने फील करना शुरू कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ जो लोग थे वो तो इस चीज़ पे खुश होंगे ना कि हमें बता दिया गया था, और कुछ लोग क्या होंगे, इस बात पे नाराज़ होंगे कि हमें तो बताया ही नहीं गया इसके बारे में। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये दो ग्रुप्स थे, उनको इकट्ठा कर दिया गया और एट द एंड ऑफ द डे उसकी कोई एक्सप्लेनेशन चूँकि नहीं थे, तो उसमें से आप आधे बंदे देखेंगे जो फील करना शुरू, हाय मैं तो गई, मेरे तो दिल गया, मेरा तो ये गया, ऐसे जनाब मुझे तो मेरी तो नज़र जा रही है, मेरी तो आंखें फड़क रही हैं, ऐसे वैसे करना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहता है कि अब ये जो इमोशंस आए हैं ये किस वजह से आए हैं, कॉन्फिड्रेशन की वजह से हैं। अगर हम उनको इकट्ठा ना करते तो पहले ग्रुप वाले उनको दूसरे ग्रुप वालों को ना बताते, ठीक है जी, कि जनाब ये इधर सिचुएशन है, तो फिर ये मुसीबत आती ही ना। आगे है कोग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, ठीक है जी। इस थ्योरी के मुताबिक आपके पास इमोशंस जो हैं वो कहता है मस्ट अकर फर्स्ट बिफोर एक्सपीरियंसिंग दोज इमोशंस। अब ये जो इमोशंस हैं वो दीज मस्ट बी अकर, ठीक है जी। वो कहता है इनको ज़रूरी तौर पे जो है वो क्या होना चाहिए, बिफोर कंसिडरेशन, ठीक है जी। तो अगर इसको देखा जाए तो रिचर्ड था एक, वो उसका पॉइनियर था। पॉइनियर कौन होता है, जो किसी चीज़ को स्टार्ट करता है। आपके बीएस के अंदर आप लोग जो भी स्ट्रेंथ है आपकी, उस स्ट्रेंथ में जो सबसे पहला बचा था वो क्या है, पॉइनियर्स, ठीक है जी। और क्लाइमैक्स कौन होगा, जो कि एंड पे आया है, ठीक है जी। तो जो जिसने आगाज़ किया, जिसने एडमिशन लिया, जो रोल नंबर 1 है, ठीक है, वो कहता है इसमें आपके पास कुछ सीक्वेंस होते हैं इवेंट्स के, आप जिसके अंदर स्टिमुलस है, स्टिमुलस के बाद थाट आती है और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं और आप इमोशन आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। वही बात है बेटा, जो चेंज आया, चेंज के बाद स्टिमुलस और परसीव करके उसके बाद इफेक्टर्स जो होते हैं डेफिनेटली इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है जी। वो कहता है कि अगर हम इसकी एग्जांपल देते हैं, आप कहीं पे बियर ऑफ वुड्स के अंदर जा रहे हैं, ठीक है जी, तो आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा फियर का, फिज़िकली आपका रिएक्शन क्या होगा, या फाइट करेंगे या क्या करेंगे, फ्लाइट करेंगे। अब मैं आपको एक जंगल के अंदर घुसा दूँ और वहाँ पे कहूँ कि जी यहाँ से आपने गुजरना है और ख़तरा भी बहुत सख्त है, तो आपको क्या किया जाएगा, आप क्या करेंगे कोग्निटिव अप्रेजल थ्योरी के मुताबिक? या तो आप लड़ेंगे या फिर आप भाग जाएंगे, ऐसे ही है, फाइट और फ्लाइट, ये वो कहते हैं रिस्पॉन्सेज इसमें आते हैं। आगे फेशियल फीडबैक थ्योरी है ऑफ इमोशन है। इसमें बस आपके पास एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी आपके पास फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक्सपीरियंसिंग इमोशन के। अब आपको जनाब
किसी जैसे कोई छोटा सा एक क्लिप में देख रहा था एक दिन, वो एक बाबा जी होते हैं, वो पता नहीं लड़ाई शही करते हैं, तो उस मूवी के मुताबिक वो उसको तवे पे बिठा देता है। तो तवे पे जब बिठाएंगे तो डेफिनेटली नीचे से तो उनमें जलन ही होती है ना, ठीक है। तो वो पे डेफिनेटली इमोशन जो है मुंह के ऊपर आते हैं, नीचे से आपको ऐसे हो, या आपको इंजेक्शन लगाया जाए तो आप मुंह टेढ़े मेढ़े बनाते हैं इस हवाले से। वो कहता है कि चार्ल्स डार्विन जो था या विलियम जेम्स वगैरह जो हैं, उन्होंने नोट किया था अर्ली ऑन इन चीज़ों को। फिजियोलॉजिकल जो भी आपका फंक्शनल आप समझ लें, कोई भी चीज़ है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इमोशंस के ऊपर होता है, ठीक है। उसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज एक कोई आया हो, ठीक है, वो छोटे बच्चों के साथ ऑल टाइम लगी रहती हैं, वो घर पे आके भी उनका जो होगा ना, क्या नाम है, बात करने का अंदाज़ और ये वो चीज़ें, वो सारी की सारी वैसी की वैसी ही होंगी। वाई? क्योंकि वो सारा दिन जो बच्चों में रही हैं, जिस तरह का माहौल था, वो घर में आगे बच्चों को, अपने मे बी हस्बैंड को भी ऐसे ही ट्रीट करें, ठीक है। अब इस तरह को पढ़ा लिखा बंदा होगा या अच्छी किसी जॉब में, तो वो आके पोलाइटली बच्चों के साथ बिहेव आउट करेगा, ठीक है जी। अब फौजियों का क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे वाले साहब आर्मी में गए थे ऑफिस, वो उनका ये है कि वो सारे जो हमारे घर वाले बंदे हैं उनको आज भी ऐसे ही डील आउट करते हैं कि जैसे कोई उनके आगे जो है ना क्या है, सिपाही हैं, कोई स्नैक्स है, ये जो भी है, ठीक है। तो उनको वो ऐसे ही ट्रीट आउट करेंगे। तो वो कमांड करके हैं, कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऑल टाइम वो उसी, आज आई थिंक सो कि काफ़ी टाइम उनको रिटायरमेंट पे हो गया, इवन देन वो क्या करते हैं वो इसी तरह। तो वो कहता है जो आपके फंक्शन लाइफ के अंदर रहते हैं ना, उसका आपके इमोशंस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। फंक्शंस ऑफ इमोशंस हैं, इनको पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा इस पिक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। अरोजल है, तो यहाँ पे जो इसकी सैंगल्स की थ्योरी थी, इसमें अरोजल है और उसके बाद क्या है, यू आर अफ्रेड, ठीक है जी। और इस सब को अगर मिला दिया जाए तो अल्टीमेट क्या है हमारे पास, वो कहता है जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें एक स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस के बाद अरोजल आता है, और अरोजल के बाद आपको क्या आता है, फियर ही आता है, ठीक है। अब ये जो है इसको आप बेशक छोड़ दें, ठीक है जी। क्रिटिसिज्म जो था इन थ्योरीज के ऊपर अगर देखा जाए तो वो कहाँ से आया है कि ये जो है 1962 की स्टडीज़ हैं, आगे 1976 के ऊपर है, ठीक है जी, इनकी जो भी हैं, ठीक है जी। तो उसमें वो कहते हैं कि आपके पास ये जितनी आपने बातें की हुई हैं, ठीक है जी, जो आपने सब्जेक्ट्स को कोई भी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है जी। जैसे उन्होंने वो क्या उसे कहते हैं, एफिनेफ्राइन की जो इंजेक्शन लगाया था, वो कहता है वो एक्सपीरियंस तो उनको आना था, नॉन एरोजल सिम्टम्स आपने चेक करने थे, ठीक है। बहरहाल ये आपका जो कि है नहीं, ठीक है जी। वो कहता है कि आगे देखें जी। अब हम लोग जो आपकी बुक के मुताबिक जो है वो इंट्रा पे आ जाते हैं। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन, ठीक है, विद इन इंडिविजुअल। इंट्रा पर्सनल फंक्शन जब आप वर्क करते हैं, एक जो बंदा होता है वो दूसरे को गाइड करता है सर्वाइवल किसी भी जगह पे आप फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लेट्स सपोज आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आपको बताया जाएगा कि जनाब इसे इसके साथ बना के रखनी है अगर तुमने यहाँ रहना है, तो दैट इज़ एक्चुअली इंट्रा। आगे इंटर, वो कहता है इमोशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है जी। तो अल्टीमेट आपके पास वन माइट फील अबाउट देम, ठीक है, किसी के हवाले से। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में बहुत ख्याल करते हैं कि फ़लाँ के साथ बुरा हुआ। एक बच्ची उस दिन क्लास में कह रही थी ना आप लोगों में से, सर हम किसी के साथ बुरा होता नहीं देखते, सर अल्लाह करे ये हो जाए वो हो जाए, हैं दुआएं कर रही थी। तो ये चीज़ है कि जो क्या है इंटर, ठीक है जी, और जो लोग उसके बारे में करते हैं। अब इसके हवाले से पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो स्माइल है, और नेगेटिव को देखा जाए तो वो क्या आएगी, सैडनेस आएगी। आगे सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस हैं, तो हमारे पास वो कहता है जो कंस्ट्रक्शन होती है सोसाइटीज़ की और कल्चर्स की, वो इमोशंस जो हैं वो आपके एज़ पर होते हैं, ठीक है जी। और मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि ये सोशल और कल्चरल जो फंक्शंस हैं इमोशंस के ऊपर, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनको किया जाता है। हम एक बंदा मरता है उसके बाद जो उसके 4th डे मनाते हैं, फिर जमरात उसकी कराते रहते हैं और 40वां कराते रहते हैं। जबकि कहीं और इलाके हैं, आप उधर चले जाएं बहुत से, तो वहाँ पे एक दफ़ा मरता है बंदा, बस उसके बाद 2-3 दिन वैसे कोई आ जाए ठीक है, उसके बाद उसको याद भी नहीं करते। इंग्लैंड के अंदर एक बच्ची ने उस दिन बताया था कि ऐसे है। तो यहाँ पे इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर अगर आप आते हैं तो ये क्या है, सेल्फ परसेप्शन है स्पेसिफिक इमोशन की, ठीक है जी।
अब लव एट फर्स्ट साइट की एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। तो जब आपको इस तरह का कोई अल्लाह ना करे कि हो कुछ, ठीक है जी, तो वो कहता है कि आपकी जो है ना वो सांस तेज़ हो जाती है, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वैसे बातें ही हैं, ठीक है। आगे इमोशंस हैं, मूड के ऊपर बात है। वो कहता है कि ये जो इमोशंस हैं, ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए होते हैं, और मूड जो है वो थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं लोअर इंटेंसिटी को कहते हैं, और वो लंबे अरसे के लिए चलता है, ठीक है। इमोशन क्या होते हैं शॉर्ट पीरियड। आप अगर लेट्स सपोज पास होते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, तो फ्री होती है वो थोड़े टाइम के लिए, फिर आपका मूड भी अच्छा रहता है उसके ऊपर। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो इमोशंस जो हैं वो कहता है डायरेक्टली होते हैं, अटैचमेंट होते हैं, ठीक है जी। उसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि वाइल इमोशंस आर डायरेक्टेड एट समथिंग और समवन, फॉर एग्जांपल यू आर एंग्री एट योर वाइफ, मूड कैन अराइज फॉर नो अपेरेंट रीज़न, ठीक है जी। आप अपनी बीवी के ऊपर जो गुस्से में हैं, तो फिर आपको जो है वो क्या है अपेरेंटली जो है वो इधर उधर आप जो है वो अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस होगा, तो फिर डेफिनेटली आप जो है वो बस रख दें, एक रख दें, बस नहीं, बस मैं ये ले जाएं। अच्छा, तो जो है वो आप फिर अब ये एक्सपीरियंसेस जो वाइफ वाले हैं, ये तो खैर शादी के बाद ही पता चलते हैं बंदे को, तो ये होंगे शायद, होते ही होंगे। बाल बच्चों इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, मैं तो आपको यही कहूँगा, ठीक है। ये चैप्टर जो एंड हुआ, बस आपने 2-3 ही बातें याद रखनी है। मूड जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और फीलिंग्स जो हैं वो सेल्फ परसेप्शन की वजह से होती हैं, और बहरहाल ठीक है जी। और इमोशंस जो होते हैं वो शॉर्ट मोटिव्स जो हैं आपके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के। तो अब हम कंक्लूजन की जाने बढ़ते हैं। जो इमोशंस हैं वो क्या हैं, कम्प्लेक्स फिनोमेना है, और एक सिंगल थ्योरी उनको एक्सप्लेन आउट नहीं कर सकती। ये आप बेशक धड़ल्ले से लिख सकते हैं उधर, ठीक है जी। और इमोशन जो हैं वो आपके कोई कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते। 3 मेजर जो थ्योरीज हैं, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्टरी एविडेंस और वन सॉर्ट ऑफ अनदर, एंड देयरफॉर नो थ्योरी हैज़ बीन प्रूव्ड इनवेरिएबल एक्यूरेट इन दिस प्रेडिक्शन। कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है। अच्छा, थ्योरी जो है मफरूज़ात होते हैं, और वो तो कहीं पे भी यहाँ बैठ के मैं कह दूँ कि जनाब अगले साल पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सारे के सारे अच्छे हो जाएंगे, थ्योरी पेश कर दूँ। तो जैसे आप 9-10 में पढ़ते थे कि ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, फिर आप प्रेडिक्शन करके थ्योरी बनाते थे। तो थ्योरी तो एक वन वर्ड इसको डिफ़ाइन किया जाए। थ्योरीज ऐसे ही हैं जैसे आपके दिल में कोई बात आई, आपने लिख दी, दिस इज़ योर ओन थ्योरी, ठीक है। और किसी को अच्छी लगेगी थ्योरी और किसी को बुरी लगेगी। थ्योरी अक्सर फ्लॉप होती हैं। बहरहाल अब ये पाकिस्तान का जो आप देख लें एजुकेशन सेटअप चेक करें कि ये थ्योरीज के ऊपर ही सारी चीज़ें चल रही हैं। चलें ठीक है बच्चों, ये आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। तो जो आपको कोई समझ आएगी, नहीं आई तो फिर मुझसे पूछिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।